एक बहुत ही अहम मुद्दे पर आज आपके सामने आए हैं और इस मंच से उस मुद्दे को एड्रेस करना इसलिए जरूरी है क्योंकि कल इस देश के विदेश मंत्री ने डॉक्टर एस जयशंकर ने कुछ ऐसी बातें कही अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ। तो आप बयानबाजी करिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और आप लगातार करते रहते हैं। वो कई बार फूहड़ होती है, वो कई बार इमैच्योर होती है, उससे भी दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आपने कल चीन को लेकर एजेंसी को दिए अपने वक्तव्य में बोला, वो वाकई में चिंताजनक है। और वो चिंताजनक इसलिए है क्योंकि आपने एक तरह से भले राहुल गांधी का अपमान करने की कोशिश की हो, आपने अपमान तो भारतीय सेना, उनके शौर्य और उनके पराक्रम का किया और इस देश की भूभागीय अखंडता पर एक बहुत बड़ा सवाल उठा दिया। उनका कहना था और मैं यहां पर कोट करती हूं, दे मीनिंग चाइना इज द बिगर इकोनॉमी, वी आर द स्मॉलर इकोनॉमी, वी कांट गो एंड पिक अ फाइट विद देम। 20 जवानों की शहादत हुई है 2020 में गलवान वैली में और हमारे देश के विदेश मंत्री कह रहे हैं क्योंकि हम छोटी अर्थव्यवस्था है तो हम बड़ी अर्थव्यवस्था को अटैक नहीं कर सकते, चीन आपके घर में घुसकर बैठा है। और ये कौन बोल रहा है? एक हमारे यहां लोकोक्ति होती है, उसका बड़ा पॉपुलर सेइंग है, वो सूप तो सूप बोले छलनी जिसमें 72 छेद। क्योंकि इसी इंटरव्यू में उन्होंने और डींग हाँकते हुए बोला कि मैं लॉन्गेस्ट सर्विंग चीन में भारतीय का राजदूत रहा हूं, लॉन्गेस्ट सर्विंग इंडियन एम्बेसडर इन चाइना। ये डींग भी उन्होंने हाकी। तो ये कह देना कि हम छोटी इकोनॉमी है, हम बड़ी इकोनॉमी को जाके अटैक थोड़ी कर देंगे। आप क्या कर रहे हैं भारतीय सेना के शौर्य पराक्रम, उनके हौसले के साथ? आपको क्या कहना है उन सैनिकों का जो बर्फ में, आंधी में, गर्मी में, बरसात में खड़े होकर हमारी भूभागीय अखंडता का, हमारे बॉर्डर्स की सुरक्षा करते हैं? कि हम छोटी इकोनॉमी है? उस तरह से तो महा पावर्स के सामने विश्व के छोटे देशों को लड़ना ही नहीं चाहिए। हर सैनिक जो वहां पर खड़ा है उसका हौसला तोड़ने का काम विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने किया है। और मैं ये जरूर बोलना चाहती हूं क्योंकि यह सबसे विवादित बयान चीन पर आज तक किसी मंत्री ने दिया है। मैं पूछना चाहती हूं उनसे, वो दंभ भरते हैं ना किस चीज का, कि वो लॉन्गेस्ट सर्विंग इंडियन एम्बेसडर इन चाइना थे। तो उनसे 2-3 सवाल हैं। पहला सवाल यह है कि आप और आपके आका चीन का नाम क्यों नहीं लेते? आप लॉन्गेस्ट सर्विंग है भैया, यह भी बता दीजिए अप्रैल 2020 की यथावत स्थिति कैसे बनेगी? आप यह भी बता दीजिए कि 20 जाबाजों की शहादत के बाद आप चीन से लगातार व्यापार बढ़ाते जा रहे हैं। $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है, 20% हमारा एक्सपोर्ट है। तो एक तरह से तो हम चीन की आर्मी को फंड कर रहे हैं अतिक्रमण करने के लिए। लेकिन क्योंकि उन्होंने काफी सारे हैट्स पहने हुए हैं और उन्होंने वन ऑफ द हैट्स डिस्क्राइब किया कि मैं लॉन्गेस्ट सर्विंग एम्बेसडर हूं, मेरे 6 पॉइंटेड सवाल हैं उनसे। एज द लॉन्गेस्ट सर्विंग एम्बेसडर चाइना का, सबसे ज्यादा वक्त तक चीन में भारत के राजदूत रहने के तौर पर, वो जो चीनी अग्रेशन की फोटो आती हैं, जो खबरें हैं कि हमारी 2000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन पर चीन ने अतिक्रमण किया हुआ है, उसके बारे में वो क्या कहेंगे? वो यथावत स्थिति अप्रैल 2020 के बारे में क्या कहेंगे? और वो क्या कहेंगे कि हमारे पेट्रोलिंग पॉइंट्स अब हमारी बफर जोन बन चुके हैं, पेट्रोलिंग पॉइंट 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 तक। वो क्या कहेंगे जो पुल बनते जा रहे हैं? उनका कहना था वो तो पहले से चीनी अतिक्रमण था, अतिक्रमण पहले से था, पुल अभी बन जाएगा, उनका बेस अभी बन जाएगा और आप अपने मुंह पर दही जमाए, मुंह पे उंगली डाले बैठे रहेंगे। जो सबसे ज्यादा लंबे समय तक चीन में भारत के राजदूत रहे, क्या उन्होंने प्रधानमंत्री को यह एडवाइस किया था कि वो पूरे देश के सामने, पूरे पार्लियामेंट के सामने यह झूठ बोले कि कोई घुसा हुआ नहीं है, जबकि हमारे 20 जाबाजों की शहादत हुई थी? जो सबसे लंबे भारत के चीन में राजदूत रहे, जयशंकर जी से यह पूछना है कि क्या जो चीन पैंगोंग लेक पर डोकलाम में ब्रिजेस बना रहा है, फोर्टिफाई कर रहा है, उस पर वो चुप रहेंगे? क्या उनकी एडवाइस है कि ये सरकार चुप रहे और ध्यान भटकाए? जो लॉन्गेस्ट सर्विंग एम्बेसडर इंडिया के चीन में रहे, उनसे यह पूछना है, चीन एक रेलवे लाइन बना रहा है,
इससे क्या हमारी भूभागीय अखंडता पर खतरा नहीं है? क्या डीबीओ पर जो जंक्शन चीन के अतिक्रमण पे उससे खतरा नहीं है? और एक बात जरूर पूछनी है लॉन्गेस्ट सर्विंग इंडियन एम्बेसडर चीन से कि आप ही के फॉरेन सेक्रेटरी चिंता जता रहे थे अनमैनेजेबल $100 बिलियन के ट्रेड डेफिसिट पर। उनसे भी कुछ कह दीजिए। इंटरव्यू देना और वहां पर डींगे हाँकना बड़ी बात है। 1 घंटा 41 मिनट का आपने राष्ट्र के नाम संदेश दिया, लेकिन इन सवालों का भी जवाब दे दीजिए, क्योंकि आप दंभ भरते हैं कि आप चीन में भारत के सबसे लंबे समय तक बने रहे राजदूत हैं। और एक चीज, ना मैं ये मजाक से कह रही हूं ना मैं हल्केपन में कह रही हूं, एक स्टॉकहोम सिंड्रोम होता है। आपको अपने ही जिसने आपके साथ गलत बर्ताव किया उसी से प्यार हो जाता है। स्टॉकहोम सिंड्रोम होता है, स्पेशली किडनैपिंग में इसका बड़ा यूज होता है। क्या जयशंकर जी स्टॉकहोम सिंड्रोम से ग्रसित हैं? सवाल ये सारे चीन पर पूछने चाहिए, लेकिन आप और आपके आका जब मौका मिलता है शी जिनपिंग की गलबैयां करने लगते हैं, गले लगने लगते हैं, लाल आंख दिखाने के बजाय लाल शर्ट पहनकर स्वागत में खड़े हो जाते हैं। तो क्या आप स्टॉकहोम सिंड्रोम से सफर करते हैं? ये सवाल चीन पर पूछे जाएंगे। और क्योंकि आपने कुछ झूठ बोले गए और लगातार आपके लोग ये झूठ बोलते हैं, तो उस झूठ का भी मैं चीन पर पर्दाफाश कर देती हूं यूपीए सरकार को लेकर। क्या यह सच नहीं है कि 50 साल 1967 के बाद 87 में एक इंसिडेंट को छोड़कर लगातार स्टेबिलिटी और पीस बॉर्डर पे बनी रही, और लगातार पिछले 3 सालों में चीनी अतिक्रमण हो रहा है, इनकर्जन हो रहा है, चाहे वो लद्दाख में हो, चाहे वो अरुणाचल में हो, चाहे वो नेपाल के रास्ते से हो? क्या यह सच नहीं है कि यूपीए गवर्नमेंट ने एक्टिव इंफ्रा पॉलिसी और रोड्स टनल्स बनाने के लिए 2006 में पॉलिसी बनाई थी, और यह श्याम सरन टास्क फोर्स 2006 में बना था, और बहुत सारी चीजें इसकी 2014 तक खत्म हो गई थी? क्या यह सच नहीं है कि इंडियन नेवी ने यूएस नेवी नियर ईस्ट चाइना सी में 2007, 2009, 2011 और 2014 में एक्सरसाइजेस किए थे? क्या यह सच नहीं है कि कांग्रेस गवर्नमेंट ने 50,000 स्ट्रॉन्ग नई 2 माउंटेन डिवीजन सैंक्शन करी थी? और क्या यह सच नहीं है कि कांग्रेस गवर्नमेंट ने 4 एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड चुशूल में, फुकचे में, डेमचौक में, दौलत बेग ओल्डी में सैंक्शन किए थे? और अगर यह सब सच नहीं है तो यह सब चीजें कैसे बन गई 2014 तक? 2014 तक तो ना आप थे और ना आपके आका थे। तो झूठ बोलना कूटनीति का तंत्र नहीं हो सकता है। आपने भारत की फॉरेन पॉलिसी को एक कारोबारी को कारोबार दिलाने के लिए, जिसको आप अपने साथ अपने हवाई जहाज पर लेके घूमते हैं, अलग अलग देशों में जाते हैं, चिरौरी करते हैं, भैया इनको कारोबार दे दो। आपने भारत की फॉरेन पॉलिसी को कारोबार दिलाने के लिए, और दूसरा आपने भारत की फॉरेन पॉलिसी को फोटो अपॉर्चुनिटी, कभी शहनाई सुनते हुए, कभी झूले पर पींग लगाते हुए, कभी लाल शर्ट में अपना खाना छोड़ के लपक के जी हजूर करते हुए आपने भारत की कूटनीति को उस पर रिड्यूस कर दिया है। और इसी के कारण मैं कहती हूं कि आप भारत के सबसे ज्यादा फेल्ड फॉरेन मिनिस्टर हैं। और बिना तथ्यों के नहीं कह रही हूं, मेरा आपसे कोई भी निजी झगड़ा नहीं है, मैं आपके ऊपर कोई निजी आक्षेप नहीं लगा रही हूं, लेकिन हां मैं ये जरूर कहती हूं कि आप इस देश के सबसे फेल्ड फॉरेन मिनिस्टर हैं। 2.5 साल हो गए बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को, अपना आधा एडमिनिस्ट्रेशन पूरा हो चुका है। इंडिया में यूएस का एम्बेसडर नहीं है, यह आपकी फॉरेन पॉलिसी है। ट्रोइका बना था अफगानिस्तान के इशू में, रशिया चाहता था हम उस ट्रोइका में रहें, पाकिस्तान ने मना कर दिया, चीन ने उसकी सहमति करी, हम ट्रोइका में नहीं आ पाए। यह आपकी फॉरेन पॉलिसी है। अगर आप ही की बात मैं मान लूं कि जो होता है इस देश में, जो भी गलत होता है वो इंटरनेशनल साजिश हो रही है, एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी, अगर मैं आप ही की बात मान लूं तो आप क्या कर रहे हैं? अगर इतनी इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी इस देश में हुई जा रही है तो प्रभु एज फॉरेन मिनिस्टर आप क्या कर रहे हैं? आपका डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? कौन सी नैरेटिव सेटिंग आप करने की कोशिश कर रहे हैं? पॉलिटिकल वॉर्स की आप बात कर रहे हैं ना, कौन सा नैरेटिव सेट कर रहे हैं? और नेबरहुड की बात कर लीजिए, पाकिस्तान दौड़े दौड़े प्रधानमंत्री जाते हैं बिन बुलाए, बिरयानी सिवाई भगवान जाने क्या खाने। श्रीलंका में चीनी इंटरफेरेंस है, भूटान हमसे दूर हो गया है, बांग्लादेश ने चीन को कॉक्स बाजार में सबमरीन बेस बनाने को कह दिया है। बांग्लादेश आज हमसे इकोनॉमिक पैरामीटर्स में बेटर कर रहा है, चाहे वो पर कैपिटा इनकम हो या जीडीपी ग्रोथ रेट हो। और ये जरूर बताइएगा फॉरेन मिनिस्टर, करीब 2.25 लाख भारतीयों ने 1 साल में
और ये 12 साल में सबसे ऊंचा आंकड़ा है। लगातार लोग भारतीय नागरिकता छोड़ रहे हैं। 2.25 लाख लोगों ने पिछले साल भारत की नागरिकता छोड़ी और भारत का जो पासपोर्ट रैंक है वो 71 से गिरकर 2006 में 85 पर कैसे आ गया? विदेश मंत्री तो आप हैं। इतनी बढ़िया विदेश नीति बनाई कि लोग भारत ही छोड़ देना चाहते हैं। हमारे पासपोर्ट की रैंकिंग गिर रही है। तो मेरा अपना मानना है, आप G20 करिए, आप तमाशे सारे करिए, लेकिन इस देश की भूभागीय अखंडता, इस देश की आर्मी, इस देश के शौर्य और पराक्रम के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, जो आप लगातार कर रहे हैं। झूठ बोलना एक्चुअली चीन का साथ देता है, क्योंकि चीन जब कोर कमांडर मीटिंग में बैठता है तो यही कहता है चीन का PLA कि आपके प्रधानमंत्री वही तो कह रहे हैं कि कोई घुसा हुआ नहीं है। और S जयशंकर जी, इस देश के सबसे फेल्ड फॉरेन मिनिस्टर, लगातार उस बात की पुष्टि कर रहे हैं। I will very briefly make a very small statement in English, because India's most failed foreign minister yesterday in an interview with an agency said that we are the smaller economy and they means China is the bigger economy and we cannot go and pick a fight with them. What exactly does he mean? Is he telling us that we are not capable of protecting our territorial sovereignty? We are not being able to look up to China and ask them questions? What exactly is he trying to do? Because what he's trying to do is essentially break and shake the confidence of our Indian army and demean the valor of our armed forces. People who are standing at the border and defending our territorial integrity do not need to be told that we are the smaller economy and they are the bigger economy and should we pick up a fight with them. What exactly does he mean? This is one of the most blasphemous statements made by any foreign minister. I also want to speak to Mr. Jayashankar and raise a few questions, because he has claimed that he was the longest serving diplomat, longest serving Indian ambassador in China. In that capacity, will you tell us when will status quo ante be restored of April 2020? Why do the Prime Minister and you stay quiet on China? Why have we increased the trade deficit to $100 billion? We are almost funding the Chinese army to do the incursions that they do. As India's longest serving ambassador in China, what do you have to say about all the visuals that come about Chinese aggression? What do you have to say about the supreme sacrifices about our forces? What do you have to say about the 2,000 square kilometers of land on which China has acquired? What do you have to say about the patrolling points which have now become buffer zones? What do you have to say about the brazen military infrastructure being built across the Pangyong Lake or in Doklam? What do you have to say about the railway line being built by China, which is of course a threat to our territorial integrity and our national security? And what exactly do you have to say on steadily increasing trade deficit? Is this your answer to the supreme sacrifice of our brave hearts? And may I also add, you can keep lying and you can keep attacking your political opponents, but do not do this at the cost of national security. Some things are sacrosanct. And I want to bust a few lies here. The border was largely silent for 50 years after 1967, barring an incident in 87. Why are there so many multiple incursions now? The UPA government in 2006 adopted the current active border infra policy. The roads, tunnels actively marketed were mostly planned by the Shamsaran Task Force in 2006. Constructions of roads, tunnels, and high landing grounds for heavy aircraft began in 2008 and was largely completed by 2014. The Indian Navy held excursions with the US Navy near the East China Sea in 2007, 2009, 2011, and 2014. Is it not true that the Congress government sanctioned a 50,000 strong 2 new mountain divisions, stations armored in Ladakh and Arunachal? The Congress government activated 4 advanced landing grounds in Chushul, Demchok, Daulat Beg Oldi, and Phukche. And there are multiple other incidents of this. So foreign policy that you have reduced to a photo op, foreign policy that you have reduced to a chest thumping exercise cannot be reduced to that. Foreign policy is supposed to further the interests of this country. Foreign policy is not supposed to be a tool to manage and allocate projects from foreign countries to one business group, and that's Adani. And last but not the least, मैं अंत में यही कहना चाहूंगी, आप भले लोगों को अटैक करिए, लेकिन बुजुर्गों के पास विजडम होती है, उनके पास एक्सपीरियंस होता है। बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। अपने ही पिता की बात सुन लीजिए, जिन्होंने 2002 में लिखा था गुजरात के दंगों के बाद
कि धर्म का हनन हुआ है गुजरात में और जिन्होंने मासूम नागरिकों को नहीं बचाया वो असुर हैं। अपने ही पिता की बात सुनिए, जिन लोगों का डंका आज आप बजा रहे हैं, जिन लोगों का गुणगान आज आप कर रहे हैं, उन्होंने असुरों का काम किया है। ये मेरे शब्द नहीं है, ये आप ही के पिता के शब्द हैं। वो भले बुजुर्ग होंगे लेकिन विजडम और एक्सपीरियंस ये कहता है कि आप उनकी बात सुनिए। धन्यवाद। आपके सवालों का स्वागत है। पहले सुओ मोटो प्लीज। जी, एक्चुअली मुझे यह समझ में नहीं आता है कि अगर इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी सारा विश्व कर रहा है देश के खिलाफ, तो विदेश मंत्री क्या कर रहे हैं? क्या यह विदेश मंत्री का फेलियर नहीं है कि सारी इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी देश के खिलाफ हो रही है? चलिए, आपने एक व्यक्ति के लिए कह दिया इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। लैरी समर्स, जो ट्रेजरी सेक्रेटरी थे और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, लॉरेंस समर्स, उन्होंने कल बोला है अडानी पर और बोला है कि शायद यह धब्बा हिंदुस्तान कभी मिटा नहीं पाएगा। क्या वो भी कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं? क्या स्टैंडर्ड चार्टर्ड, सिटी ग्रुप और क्रेडिट स्विस भी कॉन्स्पिरेसी कर रहा है? क्या डाउ जोन्स और एसएनपी भी कॉन्स्पिरेसी कर रहा है? क्या यूके का फेयर प्रैक्टिस रेगुलेटर भी कॉन्स्पिरेसी कर रहा है? क्या नॉर्वे का पेंशन फंड भी कॉन्स्पिरेसी कर रहा है? क्या टोटल ने, जिसने अपना इन्वेस्टमेंट रोक दिया, वो भी कॉन्स्पिरेसी कर रहा है? ये जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है, ये उन्हीं लोगों के पास से आएगी जिनके पास कोई जवाब नहीं है। और कल जयशंकर जी ने बात करी कि लोग इन्वेस्ट करते हैं रिसोर्सेस को नैरेटिव शेप करने के लिए, और पूरे सर्वसम्मान से मैं इसको राजनीतिक रखना चाहती हूं, व्यक्तिगत आक्षेप नहीं लगाना चाहती हूं। लेकिन आपके पुत्र एस्पन इंस्टीट्यूट में थे, जहां पर जिनका आपने नाम लिया, जॉर्ज सोरोस जी की कंपनी ने खूब फंडिंग करी है। आपके पुत्र लोई इंस्टीट्यूट में थे, आपके पुत्र ब्रुकिंग्स में थे, आपके पुत्र तमामों ऐसे इंस्टीट्यूट में, जर्मन मार्शल फंड में थे। इन सब की फंडिंग फिलैंथ्रोपिक फाउंडेशंस करती हैं। तो जब तक आपके पुत्र वहां पर रहे और अभी भी हैं, और वहां से फिलैंथ्रोपिक फंडिंग ऐसे इंस्टीट्यूशन से, ऐसे लोगों से आ रही है नैरेटिव शेपिंग के लिए, तो कोई गड़बड़ नहीं है। आप अगर उस पर बोलते हैं तो वो इंटरनेशनल साजिश हो जाती है। तो अगर इंटरनेशनल साजिश हो भी रही है, अगर आपकी बात मान भी ली जाए, तो मुझे बस इतना बताइए कि इस इंटरनेशनल साजिश को खत्म करने के लिए देश का विदेश मंत्री क्या कर रहा है? क्या आप फेल नहीं हो गए? क्या आप बुरी तरह से विफल नहीं है? कोई और सवाल इस पे? Who has said this? The BJP leaders. Who is the leader who said this? There are several spokespersons who have said this on TV. The BJP is full of silly souls, if I may say so. आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे बीजेपी बोलेगी? मुझे लगता है 2024 में जो चुनाव होगा और 2024 के जो मुद्दे हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी ऐसी घबराई हुई है, क्योंकि जब वो मुद्दे खुलकर सामने आ रहे हैं तो वो इंटरनेशनल साजिश की बात करते हैं। इस देश की असलियत है, इस देश की राजनीतिक असलियत है कि बहुत सारे ऐसे घटक दल हैं और हमने मिलकर सरकार चलाई है, और ऐसी सरकार चलाई है जिसने इस देश को सबसे ज्यादा ग्रोथ दी है, जिसने इस देश को सबसे ज्यादा प्रॉस्पेरिटी दी है, संपन्नता दी है, और 27 करोड़ लोगों को गरीबी की सीमा रेखा से निकाला है। हमने अपने घटक दलों के साथ मिलकर ऐसी सरकार चलाई, और हम बिल्कुल इससे नकारते नहीं है कि हम सब एक साथ खड़े हैं और एक साथ बीजेपी का सामना करेंगे। दिक्कत की बात यह है कि भारत जोड़ो यात्रा या अडानी के आक्षेप, जिससे घिरे हुए हैं मोदी जी बुरी तरह, या बेरोजगारी, या महंगाई, या आर्थिक असामान्यता, ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिसके बारे में ये निरुत्तर है। इनके पास ना कोई जवाब है, ना कोई समाधान है। तो आप अनर्गल बातें करते रहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कांग्रेस अध्यक्ष विशुद्ध हिंदी स्पीकिंग नहीं है, वो कर्नाटक से हैं, और उन्होंने अपने बोलने में, उम्र में बहुत बड़े हैं, उन्होंने अपने बोलने में मुझे तो लगता है अपनत्व दिखाया। आपको गलत लग रहा है, मुझे तो अगर कोई बड़ा ऐसे बोलेगा तो मैं तो उसको अपनत्व मानूंगी। बाल की खाल निकालने के बजाय
फर्जी 56 इंच की छाती का जो खुलासा किया है खरगे जी ने, और 56 इंच की वो जो छाती जो कहीं पर एक डॉक्यूमेंट्री पे, कहीं पर एक एडिटोरियल से, कहीं पर एक किसी के वक्तव्य से दुबक कर डर कर बैठ जाती है, वो 56 इंच की फर्जी छाती जो चीन का नाम नहीं ले पाती है, वो 56 इंच की फर्जी छाती जब चीन डोकलाम पे हमला करता है तो आप पींगे झूले की झूल रहे होते हैं। वो 56 इंच की छाती जब 20 जाबाजों की शहादत के बाद आप पहली बार शी जिनपिंग से मिलते हैं तो लाल आंख पर तो चश्मा लगा लेते हैं, लाल शर्ट पहनकर जी हजूरी करने लगते हैं, उसके बारे में वो बोल रहे हैं।